Hello students, welcome to my channel Study Mania in Life. Smile. अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेनरी फ्योल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन हम जो है बहुत ही ब्रीफ में उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखें एंड जो है आप शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स याद रख पाएंगे एंड उनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। आप जो है इस वीडियो को ज़रूर से देखें एंड जो है अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि ये वीडियो आप ज़रूर देखो। ओके, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। तो ये ईयर आपको याद रखना है कि हेनरी फ्योल जो है 1841 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? फ्रांस में पैदा हुए थे एंड उनकी डेथ कब हुई थी? 1925 में। तो ये ईयर्स आपको याद रखने हैं। पैदा हुए थे 1841 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1925 में। उनको जो है माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री मिली। कब मिली? 1860 में मिली। ठीक है, 1860। कहाँ से मिली? फ्रॉम द माइनिंग अकेडमी ऑफ सेंट एटाइन। ठीक है, तो ये इनको जो है हेनरी फ्योल जी को इनको माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री मिली 1860 में। कहाँ से? माइनिंग अकेडमी से ऑफ सेंट एटाइन। He started working as engineer in coal mining company. ठीक है, और उसके बाद जो है जब उनको डिग्री मिल गई तो वो नौकरी करेंगे। नौकरी कहाँ स्टार्ट की? कोल माइनिंग कंपनी में स्टार्ट की। और किस पोस्ट पे की? इंजीनियर के पोस्ट पे उनको नौकरी मिली। ठीक है, वो जो है माइनिंग इंजीनियर, ऐसा माइनिंग इंजीनियर वो जो है उस कंपनी को ज्वाइन किए। नेक्स्ट आप देख सकते हो He rose to the position of managing director। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस पोस्ट पे वो गए। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे उनका प्रमोशन हुआ। कब हुआ? 1988 में। हम वापस से इतना देख लेते हैं। हेनरी फ्योल कब पैदा हुए? 1841 में। कब उनकी डेथ हुई? 1925 में। उनको जो है माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री मिली 1860 में। डिग्री कहाँ से मिली? माइनिंग एकेडमी से ऑफ सेंट एटाइन। एंड देन वो जो है नौकरी करना स्टार्ट किए। कहाँ पे? कोल माइनिंग कंपनी में। किस पोस्ट पे ज्वाइन किए थे? माइनिंग इंजीनियर के पोस्ट पे ज्वाइन किए थे। ठीक है, और फिर 1988 में उनको क्या मिल गया? प्रमोशन मिल गया। ठीक है, अब जो है प्रमोशन मिला उनको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे। लेकिन उनको प्रमोशन उस समय मिला था जब उस कंपनी की हालत बहुत बुरी थी। वो कंपनी जो है बैंकरप्ट होने वाली थी। मींस उस कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था। उस कंडीशन में उनको जो है उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। अब ये देखो, आप खुद ही सोचो, ये दुखी होने वाली बात है कि खुश होने वाली बात है? अब यहाँ पे ये चैलेंजिंग टास्क है उनके लिए कि कंपनी की हालत खराब है और उसी समय इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। लेकिन हेनरी फ्योल ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड अपना एक्सपीरियंस उन्होंने यूज किया। ठीक है, यूजिंग रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ही टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। उन्होंने क्या किया? कंपनी की किस्मत ही बदल डाली। ठीक है, अब सोचो, कंपनी जो है बैंकरप्ट होने वाली थी, दिवालिया निकलने वाला था, बंद होने वाली थी। उस कंडीशन में उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड चैलेंज एक्सेप्ट करके उस कंपनी की किस्मत ही बदल डाली। जब 1918 में वो रिटायर हुए, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हेन डिड ही गॉट रिटायर्ड। तो आपको ये ईयर याद रखना होगा, 1918। ठीक है, द कंपनी वॉज इन एक्सेलेंट कंडीशन। सोचो, जब उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था तब कंपनी की कंडीशन कितनी ज़्यादा खराब थी। एंड जब वो रिटायर होने वाले थे, मीन्स जब जो है कंपनी वो छोड़ने वाले थे,
इतने सालों में उन्होंने इतना सुधार, इतना चेंज लेके आए वो कंपनी में कि कंपनी की कंडीशन क्या हो गई, एक्सेलेंट हो गई। और इनके इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये जो है एमसीक्यू के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज, ठीक है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट तो बोला ही जाता है, साथ ही में इनको जो है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी एंड फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी। एंड देन आप इन्होंने क्या किया है, इनका कंट्रीब्यूशन कुछ और भी है। इन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई किए हैं, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ रखे हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किए हैं, ये अपनी बुक में डिस्क्राइब किए हैं। बुक का नाम क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बुक का नाम आपको ध्यान रखना होगा। फेयोल ने जो है साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज भी आइडेंटिफाई की हैं, किसकी, एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इनको टोटल 6 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन्होंने टोटल 6 एक्टिविटीज फाइंड आउट की हैं, और इनको जो है 6 मतलब कि इन्होंने जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज फाइंड आउट की हैं, उन्होंने क्या किया है, 6 ग्रुप्स में बांट दी है। उन सारी एक्टिविटीज को इन्होंने टोटल क्या किया है, 6 ग्रुप में बांटा है। 6 एक्टिविटीज नहीं, 6 ग्रुप बनाए हैं, इन सारी एक्टिविटीज को इन 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप क्या है, टेक्निकल। तो जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जो भी मशीन वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, मींस प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी टेक्निकल में डाल दी। नेक्स्ट कमर्शियल, जो भी जो है बेचने वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, वो इसमें डाल दी। फाइनेंशियल, जो भी पैसों से रिलेटेड चीजें हैं, वो इसमें डाल दी। सिक्योरिटी, कुछ जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, जैसे एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, या किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो इसमें कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट अकाउंटिंग, अकाउंट्स को मेंटेन करना, एंड मैनेजरियल मींस आपका एचआर वगैरह, ठीक है, कैसे चीजें मैनेज की जाएंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयज कैसे खुश होंगे, कैसे नहीं होंगे, एम्प्लॉय से कैसे काम करवाना है, वो सारी चीजें आपकी मैनेजरियल एक्टिविटीज में आ जाएंगी। तो इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हो कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट, फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये है मेरा ट्रिक, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द कोड वर्ड, आपको कैसे याद रखना है। आप देखो यहाँ पे एक दादू दिख रहे हैं, तो पहला जो है कोड वर्ड हमारा DADU, दादू है, ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट उस, US, ठीक है, तो US ये हमारे 2 प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। देन RC, ये हमारे 2 प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। सोई सी, तो आपको क्या याद रखना है, दादू उस RC सोई सी। आप रिपीट करो मेरे साथ, दादू उस RC सोई सी। अगेन रिपीट इट विथ मी, दादू उस RC सोई सी। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलोगे कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं। चलो इनको जो है अब हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। दादू, फर्स्ट वन इज डिविजन ऑफ वर्क। तो आप याद करो मेरे साथ, डिविजन ऑफ वर्क। ए से क्या है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ए से क्या है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट फिर से डी आया है, दिस इज डिसिप्लिन। जो सेकेंड वाला डी है आपका, वो क्या है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स हम याद करते हैं, डिविजन ऑफ वर्क,
authority and responsibility, discipline, unity of command, division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command. नेक्स्ट वन उस, तो यू एंड एस, ठीक है, यू से क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसे हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड वैसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट एस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, तो एस क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो यू एस याद करते हैं अब हम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. आर सी, ठीक है, आर सी आपको याद रखना है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, एंड देन सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. आर से क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, सी से क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सोई, एस ओ ई, सोई की स्पेलिंग आप एस ओ ई याद रखोगे, ठीक है, एस ओ ई, एस से स्केलर चेन, ओ से ऑर्डर, ई से इक्विटी. आप जो है बुक में आपके लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इट्स ओके, वो प्रिंसिपल वर्ड आप ऐड कर लेना. आप पहले इस ट्रिक से एस ओ ई याद कर लो, दैट इज स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी. स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी. नेक्स्ट एस आई ई, एस आई ई क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. एस से क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. आई से इनिशिएटिव और ई से एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एस से क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, आई से इनिशिएटिव, ई से एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एक बार और हम देख लेते हैं इस डायग्राम को. दादू उस आरसी सोई सी. देखो दादू जो है उस आरसी को देख रहे हैं जो सोई सी दिख रही है. दादू उस आरसी सोई सी. Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of persons, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative and esprit de corps. तो अब जो है आपको ये 14 प्रिंसिपल्स बाय हार्ट एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे. आपको अगर हेडिंग्स याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे. आपको जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है. नेक्स्ट वीडियो में जब मैं 14 प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी उसमें मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताने वाली हूँ जो एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाए. आपको पता है कि ये टॉपिक जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप जो है मेरी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो ज़रूर देखें. डोंट मिस दैट वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.